हेलो स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। हम इन सारे टॉपिक्स पर आज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहता है, इसके चार, ये आप देख सकते हैं, चार यहाँ पे रिटन पोस्टुलेट्स हैं डाल्टन्स के द्वारा। तो जो पहला जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का पहला जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। मतलब हमारे पास जो भी मैटर है, तो और मैटर क्या है, कोई भी चीज़ जो समथिंग कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके पास कुछ मास हो, उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। तो मैटर जो है वो कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, मतलब उसके जो मैटर्स जो कंस्टिट्यूटेड है वो इनडिविजिबल एटम्स से बना हुआ है, मतलब एटम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये पहला लॉ, पहला रूल है। दूसरा ये कहता है कि ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैज़ आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, मतलब एक अगर हम एलिमेंट उठाएं और उसके सारे एटम्स को अगर देखें तो सारा का जो प्रॉपर्टी होगा वो सिमिलर होगा, और इंक्लूडिंग मास, उसके जो मास होगा, उस एटम का जो मास होगा उस एलिमेंट में जितने भी एटम्स हैं उन सभी के मास क्या होंगे, सेम होंगे। नेक्स्ट जो उसका रूल है ये कहता है कि कंपाउंड जो है वो तभी बनेगा व्हेन एटम्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, मतलब अगर हम कोई कंपाउंड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो कंपाउंड फॉर्मेशन तभी होगी जब एटम्स जो हैं उसके वो एक फिक्स्ड रेशियो में जुड़े। ठीक है। जो नेक्स्ट इसका रूल ये कहता है कि केमिकल रिएक्शन इज अ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, मतलब कि केमिकल रिएक्शन अगर कुछ हो रहा है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें, अगर केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें, H2+O2 ये हमारा H2O दे रहा है, तो अगर हम इस केमिकल रिएक्शन की बात करें तो इस केमिकल रिएक्शन में डाल्टन्स के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स है, मतलब नाइदर इसमें कोई नया एटम आया है, नहीं कोई एटम खोया है, मतलब नो एटम हैज़ बीन फॉर्म्ड है, नो न्यू एटम हैज़ बीन फॉर्म्ड है, और कोई भी एटम लॉस्ट नहीं हुआ है। तो ये हमारे पास चार डाल्टन्स के रूल्स थे। ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के चार बेसिक रूल्स थे। ये ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। तो डाल्टन्स के अकॉर्डिंग मैटर जो है वो इंडिविजुअल एटम्स से बना हुआ है। नेक्स्ट रूल ये है कि ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैज़ आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास, और जो दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स होंगे उनके प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे, उनके मास भी डिफरेंट होंगे। जो थर्ड रूल ये कहता है कि जो कंपाउंड्स है वो तभी बनेगा जब एटम्स एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे, मतलब अगर हम H2 एक कंपाउंड है, अगर H2O की बात करें तो H2O का फॉर्मेशन तभी होगा जब H2O की रेशियो फिक्स्ड होगी 2:1, तभी हम कहेंगे कि ये वाटर है। तो कंपाउंड की फॉर्मेशन तभी होगी जब एटम्स फिक्स रेशियो में ज्वाइन होंगे। ठीक है। लास्ट रूल कहता है कि जो केमिकल रिएक्शन है वो इज अ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, मतलब इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, ये जो एटम्स में ऑक्सीजन एलिमेंट में दो ऑक्सीजन एटम है और हाइड्रोजन एलिमेंट में दो हाइड्रोजन एटम है। तो डाल्टन्स के अकॉर्डिंग कि जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें हो क्या रहा है कि जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं, कोई नया एलिमेंट नहीं आ रहा है, कोई नया एटम फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कोई नया और कोई एटम का डिस्ट्रक्शन भी नहीं हो रहा है। ये चार डाल्टन्स के रूल थे। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास। देखो, एटॉमिक मास को समझने से पहले हम कुछ एटम के कुछ बेसिक्स को समझ लें। फिर हम देखें एटम में, अगर हम क्लास नाइन्थ की नॉलेज को यूज़ करें तो एटम के अंदर तीन सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। कौन कौन? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अगर हम क्लास नाइन्थ की चीज़ों को याद करें तो अगर हम इनके रिलेटिव मासेस को देखें, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के रिलेटिव मास को देखें तो इसके रिलेटिव मास कैसे थी? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का अगर हम रिलेटिव मास देखें, प्रोटॉन को हमने प्लस मतलब 1 दिया था, न्यूट्रॉन को 1 दिया था, और इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास जो था, रिलेटिव मास मतलब प्रोटॉन के रिस्पेक्ट पर रिलेटिव मास इलेक्ट्रॉन का क्या था, नियर अबाउट 0 था, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में बहुत ही हल्का है। प्रोटॉन का भी मास बहुत कम है, बट प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में अगर इलेक्ट्रॉन की मास देखें तो बहुत ही कम है, मतलब नियर अबाउट 0 है। ठीक है। तो ये रिलेटिव मास था। तो हमें ये समझ आ रहा है कि अगर हम एटॉमिक मास की बात करें, मतलब एक एटम की मास की अगर हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब एक एटम में कुछ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, कुछ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे और कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कुछ प्रोटॉन के कारण कुछ मास आ रहा होगा, कुछ न्यूट्रॉन के कारण कुछ मास आ रहा होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन के कारण भी मास कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा। तो ये तीनों का मास कंट्रीब्यूशन एक एटम के मास को कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। ठीक है। ओके। अच्छा,
इसमें एक टर्म जो है क्लास 9th में अगर तुम लोग पढ़े होंगे, याद होगा कि हम इसमें क्या कहते हैं, हम एक मास नंबर टर्म डिफाइन करते हैं। मास नंबर, मास नंबर में हम क्या कहते हैं, मास नंबर में कहते हैं कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और जो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास न्यूट्रॉन्स है, इन सब का सम हमें क्या देगा, मास नंबर देगा। बट अगर हम यहाँ पे ध्यान दें कि मास नंबर और एटॉमिक मास दो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। मास नंबर में कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही कंट्रीब्यूशन आ रहा है, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन का भी तो कुछ तो मास का कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास का कंट्रीब्यूशन हमने रिलेटिव मास में 0 कंसिडर किया था। तो मास नंबर और एटॉमिक मास कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है कि जब पुराने टाइम में क्या था कि हमारे पास इतना सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं था, जैसे मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जिससे हम एक प्रिसाइज एटम की मास डिटरमाइन कर पाएँ। तो पुराने टाइम में क्या किया जाता था कि रिलेटिव एटॉमिक मास को कंसिडर किया जाता था। इसका मतलब कि जो एटॉमिक मास जो कैलकुलेट किया जाता था वो किसी दूसरे एटम के रिलेटिव कैलकुलेट किया जाता था। तो वो जो एटम डिफाइन किया गया 1 AMU, एक यूनिट डिफाइन किया गया, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ये कहा गया कि ये एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ C12 एटम, और सारे एटम्स के एटॉमिक मास C12 के रिलेटिव में डिफाइन किया गया। इसमें कहा गया कि जो 1 AMU होगा, और हम ये कह सकते हैं कि 12 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ C12 एटम, मास ऑफ C12। इसका मतलब कि 1 AMU जो है वो एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम के मास के बराबर कंसिडर किया गया। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास देखते हैं, वो सारे कार्बन 12 के रिस्पेक्टिव में और कार्बन 12 के रिलेटिव में मेजर्ड है। ओके, एक चीज़ और, अगर हम एटम्स की बात कर रहे हैं तो एटम्स में अगर क्लास 9th की अगर कुछ चीज़ें को अगर हम यहाँ लाएँ तो हम ये तुरंत रिकॉल कर पाएंगे कि हमने पढ़ा था आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स हमने क्या देखा था, आइसोटोप्स क्या था कि आइसोटोप्स वैसे सेम एलिमेंट के वैसे एटम्स जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम हो बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो। मतलब अगर हमारे पास 12C6, 13C6, 14C6 देखें, तो कार्बन जो है वो 3 आइसोटोप्स में पाया जा रहा है, 12C6, 13C6, 14C6। इसमें देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात करें, 6 6 6, तीनों में 6 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है 6 7 8 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है बट नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। तो यहाँ से इनके कुछ एटॉमिक मासेज होंगे, इनके भी कुछ एटॉमिक मास होगा, इनका कुछ एटॉमिक मास होगा, इनका कुछ एटॉमिक मास होगा। तो इनके जो एटॉमिक मास हैं, अब क्योंकि कार्बन जो है वो 3 डिफरेंट एलिमेंट में पाया जा रहा है, कार्बन जो है, सॉरी 3 डिफरेंट एलिमेंट नहीं, 3 डिफरेंट आइसोटोप है कार्बन का। तो आइसोटोप्स का डेफिनेशन क्या था, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। तो अब इसका भी कुछ अलग एटॉमिक मास होगा, इसका भी कुछ अलग एटॉमिक मास होगा, इसका कुछ अलग एटॉमिक मास होगा, क्योंकि प्रोटॉन्स और नंबर न्यूट्रॉन्स के नंबर्स डिफरेंट है। लेकिन अब ये तो एलिमेंट है कार्बन का ही, तो अब हम इसके एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका जो टोटल एटॉमिक मास होगा वो उसे हम डिफाइन करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। इसका मतलब कि इसके एटॉमिक मास का कंट्रीब्यूशन इनटू इसका रिलेटिव परसेंटेज अबंडेंस क्या है, क्योंकि ये 12C जो है ये मान लो 90% अबंडेंट है। अगर एक इसका अगर, और लेट्स एज्यूम कि ये 9% अबंडेंट है और ये 1% अबंडेंट, लेट्स एज्यूम, ये बहुत रॉ फिगर है, ये गलत हो सकता है, बट ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि 90% अबंडेंस 12C है, 9% अबंडेंस 13C है और 1% अबंडेंस 14C है, ठीक है। तो इसमें हमें यह समझ आ रहा है कि अगर नेचर में अगर हम 1000 एटम्स रैंडम एटम्स उठाएं तो जिसमें 900 एटम्स में 12 से मिलेंगे, 90 एटम्स हमें 13 से मिलेंगे और 10 एटम्स हमें 14 से मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, मतलब इन तीनों के कुछ कुछ एटम्स हैं तो इनका कुछ एटॉमिक मास होगा, तो इनके हमें क्या करना होगा, इनके एटॉमिक मास को लेना होगा और इनके एटॉमिक मास को हमें मल्टीप्लाई करना होगा इनके परसेंटेज अबंडेंस है, और हमें एवरेज निकालना होगा। तो हम इसे एवरेज निकाल सकते हैं कि इसका अगर एटॉमिक मास हमें पता है, इसका एटॉमिक मास हमें पता है, इसका एटॉमिक मास हमें पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज अबंडेंस 0.9 इंटू एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास लेट से 12 है, लेट्स एज्यूम इसका एटॉमिक मास जो है वो नियर अबाउट 13 होगा, तो 0.09 इंटू 13 प्लस 0.01 इंटू 14, ये क्या है, ये एवरेज कंट्रीब्यूशन दे रहा है, सारे मासेस का एवरेज कंट्रीब्यूशन है। तो ये हमें क्या देगा, एवरेज एटॉमिक मास देगा। तो हमने डेल्टा एटॉमिक थ्योरी पढ़ ली, हमने एटॉमिक मास पढ़ लिया, हमने एवरेज एटॉमिक मास पढ़ लिया। अब नेक्स्ट चीज आता है मॉलिक्यूलर मास।
अब मॉलिक्यूलर मास से पहले समझने से पहले हमें सबसे समझना होगा मॉलिक्यूल को, कि एक मॉलिक्यूल कहते किसे है। अगर हम मॉलिक्यूलर मास को समझने से पहले मॉलिक्यूल को समझते हैं, मॉलिक्यूलर मास को समझने से पहले हम पहले मॉलिक्यूल को समझते हैं। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? लेट्स से कि अगर हम वाटर का एग्जांपल लें, वाटर में क्या है? H2O, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? H2O। इसका मतलब क्या है कि अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का अगर हम बात करें तो इसमें एक ऑक्सीजन एटम है और दो हाइड्रोजन एटम है। मॉलिक्यूल की डिफिनेशन ये है कि जो एटम्स हैं वो, जो टू और मोर एटम्स, दो या दो से ज़्यादा एटम्स किसी तरह बॉन्डेड होंगे, मतलब किसी तरह बॉन्डेड कहने का मतलब इन दोनों, इन कुछ एटम्स के बीच में कुछ एक केमिकल बॉन्ड होना चाहिए, तभी हम उसे जाके मॉलिक्यूल कहेंगे। और वो केमिकल बॉन्ड हम कहते हैं, वो केमिकल बॉन्ड कोवैलेंट टाइप का होना चाहिए, तो हम उसे क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल कहेंगे, एक मॉलिक्यूल कहेंगे। तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कब होगा? जब दो और दो से ज़्यादा एटम्स आपस में किसी तरह के कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हों। ओके, अब अगर हम एक मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर मास की बात करें, तो मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर मास की बात करें अगर, तो हम देखें कि H2O की अगर बात करें तो इसमें एक ऑक्सीजन एटम है, दो हाइड्रोजन एटम है। ओके, तो अब अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास की बात करें, मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? कि सारे एटम्स का मास का जो सम होगा वो मॉलिक्यूलर मास होगा। तो मॉलिक्यूलर मास में सारे एटम्स का सम निकालना होगा। तो ऑक्सीजन का अगर हम एटॉमिक मास देखें तो 15.99 समथिंग आता है, और हाइड्रोजन का देखें तो 1.008 आता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास दो हाइड्रोजन है तो इंटू टू, और एक ऑक्सीजन एटम है तो 15.99। ओके, तो हम इसे राउंड कर सकते हैं, इसे 16 कह सकते हैं, और इसे 1 इंटू 2 कह सकते हैं, इसको 18 AMU, और AMU को रिप्लेस कर दिया गया है आज के टर्म में, इसे 18U कहा जाता है। और U जो है वो यूनिफाइड मास होता है। और ये बता दूं कि 1U, 1 AMU और 1U को अगर ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो 1 AMU जो होगा वो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स होगा। इसका मतलब कि वाटर का एक मॉलिक्यूल का अगर हम वेट निकालें तो लगभग एक मॉलिक्यूल का वाटर का वेट 18 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स होगा। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल, वाटर के एक मॉलिक्यूल का ये मॉलिक्यूलर मास हुआ, एक मॉलिक्यूल का वजन हुआ। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास हमने पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फॉर्मूला मास। देखो फॉर्मूला मास क्या होता है? फॉर्मूला मास हम जनरली क्या करते हैं, ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। होता क्या है कि आयनिक कंपाउंड में अगर हम NaCl का स्ट्रक्चर देखें तो NaCl का स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल के टाइप का नहीं होता है। मॉलिक्यूल जो है, अगर मॉलिक्यूल्स को देखो तो वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका मतलब कि अगर वाटर में अगर तुम देखो, अगर वाटर को अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया जाए, मान लो 100 ml वाटर ले लिया गया, तो वाटर अगर माइक्रोस्कोपिक अगर इसको जूम करके देखा जाए तो हम ये देखेंगे कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिस्क्रीट हैं, मतलब सारा मॉलिक्यूल अलग अलग है, सारा मॉलिक्यूल अलग है। ठीक है, बट अगर हम सॉल्ट का स्ट्रक्चर देखें, अगर हम NaCl लें और इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं, एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड हो गए। हम उसे कहते हैं कि जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है उसे हम लैटिस कहते हैं। तो हम जो है, हम किसी आयनिक कंपाउंड को मॉलिक्यूलर मास की तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम एक यूज़ करते हैं फॉर्मूला मास, जिसमें हम कहते हैं कि वन फॉर्मूला यूनिट। इसका मतलब अगर हम NaCl का अगर हम फॉर्मूला मास अगर कैलकुलेट करना चाहें तो हम सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे ही करेंगे कि Na का जो हम एटॉमिक मास है, जो एवरेज एटॉमिक मास है, जो प्रोडक्ट लेवल मिल जाएगी। जो सोडियम की एवरेज एटॉमिक मास है वो लगभग 23 पॉइंट समथिंग है, जीरो, इसको हम 23 नियर अबाउट मान सकते हैं। और क्लोरीन की एवरेज एटॉमिक मास 35.5 है। तो ये हमें क्या देगा? फॉर्मूला मास देगा, ये हमें फॉर्मूला मास देगा। और ये फॉर्मूला मास देने का मतलब कि ये जो एक फॉर्मूला यूनिट है NaCl का, एक फॉर्मूला यूनिट NaCl में इसका जो फॉर्मूला मास आएगा वो आएगा समथिंग 58.5। ये इसकी क्या हो जाएगी? फॉर्मूला मास हो जाएगी 58.5 U। इसका मतलब एक फॉर्मूला यूनिट, अगर हम एक फॉर्मूला यूनिट अगर निकालें, सिमिलर टू अगर एक जो मॉलिक्यूल का अगर हम देख रहे थे, इसकी एक फॉर्मूला यूनिट अगर निकाला जाए तो 58.5 यूनिट इसकी क्या होगी? फॉर्मूला मास होगी। ओके, सो होप आपको समझ आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी ऐसे यूज़फुल कंटेंट से कुछ सीख सकें। थैंक यू।